जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी और ट्राइब टीवी के इस द सोरेन शो में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आज जिस पार्टी के जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करने वाले हैं, इस पार्टी की उम्र भी तकरीबन झारखंड की जितनी उम्र है उतनी ही है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ है राजनीति में, वो उतनी उम्र दराज नहीं है, लेकिन राजनीति में एक दिग्गज पार्टी, एक बड़ी पार्टी से वो चुनकर आते हैं। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया विधानसभा से चुनकर आते हैं लंबोदर महतो, जो आजसू पार्टी के विधायक है। आजसू पार्टी इस वक्त 2019 के बाद 2 विधायकों के साथ सदन में मौजूद है। इस पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो और पार्टी के विधायक लंबोदर महतो। तो आज हमारे साथ इस शो में लंबोदर महतो हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे इस शो में और ये जानेंगे कि झारखंड में इन दिनों जो मुद्दों को लेकर के सदन से लेकर सदन तक गरमाया हुआ है, उन मुद्दों में इन पार्टी की क्या भूमिका रही है पहले भी, अब भी, और आगे भविष्य में यह पार्टी इन मुद्दों पर क्या नतीजा नीति चाहती है। तो स्वागत है आपका लंबोदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबोदर जी, शुरुआत आपकी पार्टी से ही करते हैं, यानी आजसू पार्टी से ही करते हैं। काफ़ी वक्त तक का आप पार्टी में सक्रिय भी रहे, लेकिन उससे पहले आप हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि आप झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे। इसके बाद फिर आप राजनीति में आए, तो अचानक इतनी बड़े पद से, इतनी बड़ी कह सकते हैं सम्मान से आपने राजनीति का रुख क्यों कर लिया? देखिए, 2 बातें हैं। सरकारी सेवा में होना, सरकारी पदाधिकारी होना और जनता की सेवा करना। और पदाधिकारी होने के नाते कहीं न कहीं एक सीमाएं होती थी और जनप्रतिनिधि की कोई सीमा नहीं है। बेलगाम है। नहीं, बेलगाम की बात नहीं है, लेकिन मतलब है कि आप अपनी बात नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन राजनीति में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो कहीं न कहीं जितना खुल के राजनीति में आके जनता की सेवा किया जा सकता है, वो पदाधिकारी रह के उतना खुल के नहीं किया जा सकता। पदाधिकारी में क्या है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी नियम और परिनियम है, उसी के परिधि में रह के आपको काम करना है। लेकिन जनप्रतिनिधि में सेवा करने का कोई सीमा नहीं है, असीम है। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं मेरा मकसद सिर्फ यही रहा। अगर हम वेद की बात करें तो वेद की कुछ पंक्तियों से प्रेरित होकर मैंने ये निर्णय लिया था। वेदों में कहा गया कि न हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनासन। इसका मतलब हुआ कि न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे पुनर्जन्म चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ जो दुख से पीड़ित व्यक्ति हैं, जो कष्ट से पीड़ित व्यक्ति है, उनके कष्टों का निवारण करना चाहता हूँ, उनके कष्टों को दूर करना चाहता हूँ। जिनके आंखों में आंसू है, उनके अश्रुपूरित आंखों से आंसू पोंछते हुए उनके जीवन में खुशहाली लाना। समाज का अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, कहीं न कहीं यही मेरा लक्ष्य रहा। और इसी लक्ष्य से प्रेरित होकर मैंने नौकरी को छोड़ी और राजनीति ज्वाइन की। लेकिन अक्सर देखा जाता है या ये शिकायतें भी रहती है कि विधायिका को कार्यपालिका की तरफ से या उनके नज़र में उस कदर सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं, यानी पॉलिटिशियन जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर कार्यपालिका में भी अच्छे पदाधिकारी रहते हैं जिनको सम्मान मिलता है। सम्मान अपने हाथ में है, और वो सम्मान और पहचान दोनों काम से आता है। तो जिनका काम अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है। 90% जनप्रतिनिधियों की यही शिकायत रहती है कि अफसर उनकी बात नहीं मानते हैं। तो जाहिर है कि अफसरशाही हावी है। तो जब अफसर के पद पर हैं, वो विधायिका के ऊपर रूल कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपको लगता है ऐसा? क्योंकि आप दोनों ही पदों पर नहीं, देखिए, 2 बातें यहाँ पर है। एक तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी समझना होगा कि पदाधिकारी के दायरा क्या है, वो किस हद तक क्या कर सकते हैं। क्लैश वहीं पर होता है जब हम नियम विरुद्ध बाहर जाके बात करते हैं, नियम विरुद्ध काम करने के लिए जब दबाव डालते हैं, तो पदाधिकारी को परेशानी होती है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पदाधिकारी के सीमाओं को समझना होगा और उनको भी सम्मान देना होगा।
तो निश्चित रूप से सम्मान एक ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों तरफ से बजती है। अगर जनप्रतिनिधि पदाधिकारियों को सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से पदाधिकारी भी जनप्रतिनिधियों को सम्मान देंगे। और पदाधिकारियों को सम्मान देने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा दर्जनों चिट्ठी निकाली गई कि पदाधिकारियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का साथ स्वजन प्रदर्शन कैसा करना चाहिए, सरकारी संपत्तियों का वितरण में क्या रोल होना चाहिए, योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन में क्या किस जनप्रतिनिधि का क्या रोल रहेगा, कौन कहाँ पर रहेगा, क्या प्रोटोकॉल है किसके लिए, ये सारा डिफाइन किया हुआ है। तो जो पदाधिकारी हैं निश्चित रूप से सारे सौजन्य प्रदर्शन से संबंधित, शिष्टाचार से संबंधित, प्रोटोकॉल से संबंधित इन सारे चीज़ों की जानकारी पदाधिकारी को होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे तो कहीं भी कार्यपालिका और विधायिका में टकराव नहीं होगा। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है। जो मापदंड बनाए गए हैं, जो सीमाओं की जिसकी बात आपने की, उन सीमाओं का इधर हाल के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वायलेशन ही देखा गया है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। ये परेशानी तभी उत्पन्न होती है जब हम नियम से बाहर जाकर काम करते हैं। नियम से बाहर जाने के लिए अपने सरकारी सेवा के पद का त्याग किया। नहीं, नियम से बाहर जाके मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसेवा की सिर्फ जनसेवा के लिए वो दायरा जो है ना, कि चूंकि पदाधिकारी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, तो जनसेवक में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो कहीं न कहीं खुल के हम जनता की सेवा कर सकें, जनता के कष्टों का निवारण कर सकें, क्षेत्र का भरपूर विकास कर सकें, ये मेरा मकसद था। पदाधिकारी छोड़ के जनप्रतिनिधि बनने के पीछे मेरा ये मकसद था। आप लंबे समय तक अब तो सांसद हैं, पूर्व में मंत्री थे चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके आप सचिव के रूप में रहे, तो क्या पॉलिटिशियंस के करीब में रहने से भी थोड़ा आपको राजनीति में आपकी दिलचस्पी और रुचि जग गई? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ें, चूँकि ये बात सही थी कि हम माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ में थे, वहाँ भी हमको जनता का काम करने का मौका मिला, जनता की सेवा करने का काम मिला, जनता के कष्टों का निवारण करने का काम मिला। और ये बात सही है कि चंद्र प्रकाश जी के साथ रहने से मेरा पहचान तो स्थापित हुआ, क्षेत्र में काम करने में हमको ज़्यादा सहूलियत है, सरकार में रहने का फ़ायदा हमें हुआ। और इसका नतीजा हुआ कि विधायक बनने से पहले हमने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में अरबों रुपए की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किया। चाहे पुलिया का मामला हो, सड़क का मामला हो, पेयजल का मामला हो, विधायक बनने से पहले हजारों करोड़ की योजना को हम ज़मीन पर उतारे। तो कहीं ना कहीं सरकार में रहने से चंद्र प्रकाश जी के साथ रहने का फ़ायदा हमें हुआ, क्षेत्र का विकास करने में हमें मदद मिली, लोगों की सेवा करने में मदद मिला, लोगों की मदद करने में हमको कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश जी के साथ का तो लाभ है। और अगर आज हम विधायक हैं तो चंद्र प्रकाश जी की भूमिका को बिल्कुल हम इसको बिल्कुल उनकी पार्टी से अभी आप विधायक हैं। तो एक चीज़ की मिसाल मैं ज़रूर देता हूँ, अक्सर बगैर किसी राग द्वेष के, बगैर कोई मेरा इसमें लाग लपेट भी नहीं है, सिल्ली एक मॉडल विधानसभा के रूप में सुदेश महतो ने उसे विकसित किया। मंत्री रहते, विधायक रहते, सिल्ली में जितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी की है, मेरा ख्याल है कि वैसी ही तस्वीर या वैसी ही परिस्थिति आपने गोमिया विधानसभा में भी खड़ी की। गांव-गांव तक, छोटे छोटे टोले तक पाइपलाइन से पानी आपने पहुंचाया। शायद पेयजल मंत्री थे चंद्र प्रकाश चौधरी, तो इसका भी एक फ़ायदा मिला और आपको लंबा वक्त मिल गया अपने चुनाव क्षेत्र में तैयारी करने का। देखिए, ये बात सही है कि हम लोगों ने पहली प्राथमिकता रखा कि क्षेत्र का हम लोग विकास करें, और विकास के लिए हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया। तो रोड मैप में मेरा पहला था कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत पूरे विधानसभा क्षेत्र को हम लोग पूर्णतः ODF घोषित करें, और ये हमें सफलता मिली। दूसरा मेरा लक्ष्य था कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में, सभी टोलों में नल के माध्यम से लोगों को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। और जब माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी पेयजल मंत्री हुआ करते थे तो उस समय भी हम लोगों ने अरबों की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किया था। और आज भी हम लोगों ने अभी आप देखे होंगे कि 2-3 महीने के अंदर अभी 250 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं को हम लोगों ने ज़मीन पर उतारने का काम किया। पहले क्या था स्थिति,
सोच और कंसेप्ट, पहले क्या था कि तेनुघाट डैम हम लोगों के पास था और तेनुघाट डैम का पानी पश्चिम बंगाल चला जाता था और बोकारो स्टील प्लांट को मिलता था। वहाँ के लोगों को जिनका ज़मीन गया, जिनका ज़मीन है, जिनका पानी पर अधिकार होना चाहिए, जो विस्थापित हुए हैं, उन लोगों को एक बूंद पानी पीने को नसीब नहीं होता था। हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि अगर ज़मीन जिसका गया है, जिसके ज़मीन पर डैम बना है, जो लोग विस्थापित हुए हैं, निश्चित रूप से पीने के पानी का हक तो उनको बनता है। और हम लोगों ने 60 करोड़ की लागत से राज्य संपोषित योजना चंद्रप्रकाश चौधरी जी के समय हम लोगों ने एक योजना की स्वीकृति कराई थी और उस योजना के माध्यम से पेटवार प्रखंड के 29 गांव में और कसमार प्रखंड के 10 गांव में कुल 39 गांव में हम लोग तेनुघाट डैम का पीने का पानी पहुंचाने का काम किया, जो अभी ये योजना का हम लोग उद्घाटन ऑलरेडी करके पानी पहुंच रहा है। उसके अतिरिक्त कसमार प्रखंड के 57 गांव बचे हुए थे और पेटवार प्रखंड के 2 पंचायत के सारे गांव बचे थे, खो और चरगी पंचायत के। तो कहीं न कहीं मेरे ये में था कि हर हालत में कसमार और पेटवार के सभी गांव में तेनुघाट डैम का पानी पहुंचे। उसकी भी हम लोगों ने अभी स्वीकृति करा दी है। 1 अरब 16 करोड़ की लागत से कसमार पूरे प्रखंड को पूर्ण आच्छादित करने के लिए उस योजना की भी स्वीकृति होकर उसका भी शिलान्यास होकर उस पर भी काम जमीन पर अभी स्टार्ट होने वाला है। चरगी और को का भी था कि 2 पंचायत के सारे गांव छूटे हुए थे जहां तेनुघाट डैम का पानी नहीं पहुंच रहा था। लगभग 18 करोड़ की लागत से वहां पर भी हम लोगों ने योजना की स्वीकृति करा दी है और शीघ्र उस पर काम भी शुरू होने वाला है। चलिए, एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का, चूँकि पानी की बात हो रही है और पूरा सदन में विपक्ष और बाहर सामाजिक संगठन या सामुदायिक संगठन, कुछ विशेष वर्ग के लोग पानी पी पी करके 1932 के खतियान की डिमांड करें। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो। ब्रेक पर जाने से पहले हम पानी की बात कर रहे थे। पानी गर्मी में कितना ज़रूरी है ये बेशक सब कोई इनके महत्व को जानते हैं, लेकिन 1932 का खतियान भी झारखंड के लिए उतना ही ज़रूरी है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा झारखंडी लोग 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की प्यास में हैं या इनकी प्यास जगी है। पूरे विधानसभा के इस बजट सत्र में पहले दिन से आज तक मैं देख रहा हूं कि आप प्रतिदिन सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के दरवाजे पर, गेट पर, सीढ़ी पर 1932 का खतियान का तख्ती लेकर के आप बैठते हैं। मेरा ख्याल है कि इतना अनवरत एक डिमांड को लेकर के इतने लंबे वक्त तक आंदोलन करने वाले विधायकों के रूप में, चूंकि पिछले 18-20 साल का मेरा तजुर्बा झारखंड विधानसभा का यही कहता है कि विधायक जो बाहर प्रदर्शन करते हैं या डिमांड रखते हैं उनका रोज सब्जेक्ट चेंज होता है, लेकिन आपका विषय नहीं बदला अभी तक। देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है, राज्य के बने हुए 21 साल हो गए, सरकार चाहे किन्हीं की रहे, किसी की भी सरकार ने और कोई भी जो शामिल है पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास नहीं किया कि हम झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता का पहचान हम स्थापित करें, उनका हक और अधिकार दें और उनकी अस्मिता की हम रक्षा करें। तो निश्चित रूप से इस 21 वर्षों में अब ज़रूरत है। विकास अगर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विकास अगर यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरत है, झारखंड के लिए विकास ज़रूरी है, तो उससे ज़्यादा हम समझ रहे हैं कि ज़रूरी है कि हम झारखंड के लोगों की पहचान स्थापित करें, हम उनको उनका हक और अधिकार दें, हम उनकी अस्मिता की रक्षा करें, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, जल, जंगल, ज़मीन, जो मूलभूत मुद्दे हैं हम लोग उसकी रक्षा करें। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और वर्तमान सरकार के भी लगभग 26 महीने हो गए और इस 26 महीने में ये सरकार का भी महत्वपूर्ण मुद्दा था। चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम यहाँ के लोगों के लिए 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करेंगे। 26 महीने में ये सरकार लगभग इस मुद्दे को भूल चुकी है और यही कारण है कि अब पूरे राज्य की 3.25 करोड़ जनता में सरकार के प्रति जनाक्रोश है,
सरकार के प्रति विश्वास लगभग उठ चुका है और धैर्य का बांध जो है टूट चुका है पूरी तरह से। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन कभी मानव श्रृंखला, कभी विधानसभा घेराव, कभी जनसभा, कभी रैली, ये हो रहा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर ज़मीन पर उतरकर बात कर रहे हैं। हम लोगों ने भी सदन के अंदर भी इस बात को लाया था, अल्पसूचित के माध्यम से आया, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से आया, जो माध्यम है हर माध्यम से हम लोगों ने लाया। और मेरा तो शुरू दिन से ही संकल्प था कि जब तक लंबोदर महतो विधायक है, इस मांग को लेकर जब तक सत्र चलेगा। सवाल मेरे मन में उठता है कि इस 21 साल में तकरीबन 15-16 साल आजसू पार्टी सरकार में भी रही है, उस वक्त इतनी प्यास, इतनी तड़प क्यों नहीं दिखी? देखिए, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को पता है कि राज्य के सृजन में आजसू पार्टी की कितनी बड़ी भूमिका रही है, अलग राज्य आंदोलन में कितनी भूमिका रही है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक नहीं कर सकते, लेकिन सरकार में रहने के बाद और ये भी सच है कि आजसू पार्टी का स्टैंड शुरू से ये क्लियर रहा है कि हमको 1932 का खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए। राज्य निर्माण के समय भी था, अभी भी है। और चूँकि ये बात सही है कि कभी आजसू पार्टी की सरकार बन नहीं पाई, आजसू पार्टी कभी अकेले निर्णय लेने वाली पार्टी नहीं है, हमेशा हम किसी न किसी के साथ गठबंधन में रहे। और गठबंधन में भी आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। तो कहीं न कहीं कम प्रतिनिधित्व होना भी एक कारण रहा है कि हम जोरदार तरीके से कैबिनेट में बात नहीं रख सके, कैबिनेट में ये रोक नहीं सके। ये बात सही है कि रघुवर जी ने 2016 में 1985 के आधार पर स्थानीय नीति लाया, लेकिन उसका भी हम लोगों ने विरोध किया था। वो उसी दिन पार्टी के करीब 5 वरीय पदाधिकारी मिलकर ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने असहमति जताया था कि 1950 के आधार पर हम लोग असहमत है, इसमें हम लोगों की सहमति नहीं है। हम 1985 के आधार पर 1985 के आधार पर हम लोगों की असहमति है। हम लोगों को 1932 से खतियान आधारित स्थानीय नीति, ये अभी भी हम लोगों के पास तथ्य और साक्ष्य है। तो कहीं न कहीं वो शुरू से हम लोगों का ये रहा। लेकिन जो गठबंधन में हमारी स्थिति रही है, हमारे प्रतिनिधियों की जो संख्या रही है, कहीं न कहीं कम संख्या बल रहने का प्रभाव इसका पड़ा है। लेकिन शुरू से आजसू पार्टी का ही स्टैंड बहुत साफ है कि हम 1932 या खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए। एक वजह यह भी हो सकती है कि इस वक्त जनता में बड़ा आक्रोश दिख रहा है, जनता की तरफ से। जनता खुद 1932 का खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति की डिमांड कर रही है, तो विपक्ष के नाते इस मसले को कैच कर लेना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली ये तो अभी आप देखे होंगे दिसंबर में जो भाषाई अतिक्रमण का मामला आया, 2 महीने बिल्कुल 24 दिसंबर के बाद, और जैसे ही भाषाई अतिक्रमण का मामला आया तो पहला विरोध आजसू पार्टी ने किया धनबाद में। जिस दिन निर्णय आया उसके ठीक दूसरे दिन खोटा दिवस था, श्रीनिवास पानोरी जी की जयंती थी, और उस जयंती कार्यक्रम के अवसर पर सबसे पहला विरोध डॉक्टर लंबोदर महतो किया, आजसू पार्टी ने किया। और विरोध स्वरूप जो पहला कार्यक्रम हुआ पुतला दहन वगैरह का, ये भी आजसू पार्टी ने किया। आजसू पार्टी ने पूरे बोकारो और धनबाद के सभी जिलों में पुतला दहन का कार्यक्रम कराया, जन जागरण अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया। और ये भी सही है कि मानव श्रृंखला में भी आजसू पार्टी के लोग थे, आजसू पार्टी के पदाधिकारी थे, आजसू पार्टी के कार्यकर्ता। हर गतिविधि में, चाहे भाषाई का मामला हो, और ये भाषाई आंदोलन जब बोकारो धनबाद से हुआ तो ये 1932 का खतियान ये नहीं है कि आज से लागू। आजसू पार्टी आप देखे होंगे पूरी विधानसभा का कार्यवाही अगर देखें तो जब से हम लोग ये पंचम विधानसभा बनी है तब से आजसू पार्टी इसको लेकर मुखर रही है। तो ये तो भाषाई आंदोलन के बाद लोग में ज़्यादा सड़क पर उतर के आंदोलन 1932 को लेकर कर रहे हैं। इससे पहले आप विधानसभा का देख लें। शायद इसलिए कहा जाता है कि आजसू या बीजेपी इस मामले को उकसा रही है। नहीं, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप का है। आजसू पार्टी तो हमेशा मुखर है विधानसभा में, ऐसा नहीं है। तो इस सत्र के पहले भी हम लोगों ने भाषाई अतिक्रमण का मामला आने से पहले भी हम लोगों ने भाषा और अतिक्रमण और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ा है। आप देखे होंगे कि सितंबर में भी आया था क्या कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मेरा ही ध्यान आकर्षण आया था, और सरकार का सकारात्मक आश्वासन भी आया था। आप बात करें 1998, तो इसे पूर्व भी आप देखें जब जब विधानसभा का ये देखें तो हर विधानसभा हर सत्र में
हम लोगों के द्वारा और पार्टी के तरफ से 1932 आधारित या खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर हम लोग बहुत मुखर तरीके से सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी बात को रखे। इसलिए इस आंदोलन से, इस भाषाई आंदोलन से आजसू पार्टी को या 1932 के खतियान का आधारित मांग को लेकर इससे कोई लेना देना नहीं है। जी, क्योंकि 1932 की या स्थानीय नीति की बात बीजेपी के भी कुछ नेता करते हैं, जेएमएम के भी कुछ नेता करते हैं, आपकी पार्टी भी करती है, और कुछ और लोग अलग अलग दल में रहते हुए भी 1932 की बात लोगों की जुबान से निकल ही जाती है। क्या लगता है कि ये सॉल्यूशन का रास्ता है झारखंड के लिए 1932 पर? इसमें दो बातें हैं। आप देखे होंगे, बिल्कुल आपका सही कहना है कि झारखंड में रहने वाले कई राष्ट्रीय पार्टी के लोग भी कोई दबी जुबान से करते हैं, कई खुल के बात करते हैं। और आप देखे होंगे तो जो सत्तारूढ़ दल में शामिल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके भी आप देखे होंगे कि कुछ कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में नहीं बात करते हैं, बाहर कैबिनेट से बाहर मीडिया के सामने बात करते हैं, पब्लिक के सामने बात करते हैं, जबकि वो प्लेटफॉर्म नहीं है, बात करने का प्लेटफॉर्म कैबिनेट है। तो ये कहीं ना कहीं शक जता रहा है कि आप जहां आपको कैबिनेट में बात करनी चाहिए वहां आप बात नहीं करते हैं, कैबिनेट से बाहर आप मीडिया के सामने बात करते हैं, जनता के सामने बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने वाली बात है। और वहीं आप देखे होंगे कि एक ही सरकार में, इसी सरकार में कोई दूसरा कैबिनेट मंत्री भी है जो इन बातों का विरोध करता है। कोई कहता है कि भाषा मंत्रियों के विचार भी मंत्रियों के मुंह भी मेल नहीं खा रहे हैं। बिल्कुल कि दो कैबिनेट मंत्री, एक विरोध करता है, एक कहता है लागू करेंगे। तो कहीं न कहीं ये सारी बातें जो है यहाँ की जनता को के प्रति, सरकार के प्रति अविश्वास तो पैदा कर ही रहा है। तो एक तो ये मामला बिल्कुल है। दूसरा ये बात सही है कि हम आपके सत्तारूढ़ दल के कई विधायक भी हैं जो काफ़ी मुखर हैं इस मामले को लेके। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज लोबिंदा को। लोबिंदा ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि 5 अप्रैल से हम घर छोड़ देंगे, और घर हम तब तक छोड़े रहेंगे जब तक ये सरकार 1932 के खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के कई विधायक इस मामले को लेकर काफर, और मेरा भी संकल्प है कि जब तक ये सरकार 1932 के खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति तय नहीं करती है, जब तक डॉक्टर लंबोदर महतो विधायक रहेगा, जब तक विधानसभा का सत्र चलेगा, प्रतिदिन धरने पर बैठ के सरकार को आना दिखाने का काम करेगा, सरकार को याद दिलाने का काम करेगा कि आपने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में और चुनावी जनसभाओं में यहाँ के लोगों को जो वायदा किया था उस वादे को पूरा कर रही है मुख्यमंत्री जी। ये लंबोदर महतो भी ये संकल्प ले चुका है। चलिए, एक फिर से छोटे से वक्त का ब्रेक का वक्त हुआ है। 32 की बात थोड़ी बड़ी है, तो ब्रेक के बाद भी 32 पर ही आएंगे और फिर 32 की बात को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज पार्टी के विधायक लंबोदर महतो हमारे साथ है। 1932 की बात हम ब्रेक तक करते आए, ब्रेक के बाद भी थोड़ी बात वो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त सरकार की तरफ से जो जवाब आता है 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति की, तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट की तरफ बात शिफ्ट हो रही है। 32 की बात थोड़ी घुमा फिरा करके वो 72-84 तक पहुंच रही, 82 तक पहुंच रही है। क्या लगता है कि 32 पर थोड़ी सी बात हल्की फुल्की जो है आगे पीछे करना लाजमी है या होना चाहिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये बात सही है कि जहां पर राज्य में 1932 का खतियान है मौजूद, और जहां 1932 को अंतिम सर्वे हुआ है, निश्चित रूप से वहाँ पर 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। लेकिन हर जगह 1932 का खतियान मिले, उपलब्ध हो, या 1932 में सर्वे सेटलमेंट हुआ है ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा कि 1932 या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति तय करना ज़्यादा स्वाभाविक और व्यवहारिक होगा। जी, इसलिए कमेटी भी, त्रिस्तरीय कमेटी भी इसी बात का अध्ययन कर रही है। बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा हम लोग इस बात पर बात करते हैं कि 1932 का खतियान या खतियान आधारित अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर सरकार स्थानीय नीति परिभाषित करे, ये हम लोगों ने कहा। और कई मसले पर देखे होंगे कि अभी कई विधायकों का विषय वाला था, मेरा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में था, अल्पसूचित में था, अभी माननीय सरजू जी का भी कई विधायकों का था।
और सरकार का आ रहा है कि हम त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति का गठन कराएंगे, वो समिति अध्ययन करेगी, वो समिति का प्रतिवेदन आएगा, फिर इस पर हम निर्णय लेंगे। इसमें दो बात है, आप पुराना इतिहास उठा के अगर देखेंगे तो ये त्रिसदस्यीय उप समिति मंत्रिमंडलीय बनाने का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई जब हेमंत सोरेन की 14 महीने की सरकार बिल्कुल उसमें भी बने थे, सुदेश जी उसके ये थे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उस कमेटी का क्या हासिल हुआ वो किस सबको पता है। इसका भी वही होना है। वो उसमें वो तो मुख्यमंत्री जी सदस्य थे, और सदस्य होने के बाद वो तो प्रोसीडिंग का चीज़ है, देखने का चीज़ है कि कितनी बार मुख्यमंत्री जी उस जो बैठक थी, जो त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक थी, उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी कितने बार गए, हेमंत जी, ये तो देखने का चीज़ है। तो दोनों बात है, व्यवहारिक स्तर पर बोलना, भाषण देना, लोगों के बीच में करना और निर्णय लेके ज़मीन पर उतरना। कई लोग बोल रहे थे कि रघुवर जी ने 1950 का आधार बनाते हुए स्थानीय नीति लागू कर दिया। मेरा बहुत साफ है कि अगर वर्तमान सरकार को लग रहा था कि रघुवर जी ने 1950 के को आधार बनाते हुए जो स्थानीय नीति बनाया वो बिल्कुल अव्यवहारिक और झारखंड के लोगों के विरुद्ध में, अगर ये सरकार को ऐसा लग रहा था तो सरकार को चाहिए था कि अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ये रघुवर जी को इस नीति को निरस्त कर देना चाहिए, और निरस्त करके 1932 या जो खतियान आधारित स्थानीय नीति है उसको परिभाषित करना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार भी को कौन सी ऐसी बाध्यता थी कि रघुवर जी की 1985 का आधार वाली जो स्थानीय नीति है उसको 26 महीने तक ढोने का कोई मतलब तो नहीं है। नहीं, अभी तक वो है, एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल 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 वही हम कह रहे हैं। तो उसको सरकार को चाहिए, लगे सरकार बात करती है प्रेस के सामने, बाहर बात करती है कि यह स्वाभाविक है, गलत है, झारखंडियों के अहित में है, तो इस सरकार भी तो 26 महीने तक इसको डोई। इस सरकार को चाहिए कि भाई आपको अगर लग रहा है कि वो गलत है तो आप उसको रद्द करें। रद्द करने के लिए तो किसी ने, कैबिनेट सक्षम है, कैबिनेट रद्द करके 1932 के आधार पर या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर लागू करें। तो ये नहीं कर रही है और कहीं न कहीं इच्छा शक्ति का अभाव तो दिख रहा है। तो अभी सदन में भी जो सरकार के जवाब आ रहे हैं, जवाब बहुत सकारात्मक, ठोस और शीघ्र निर्णय लेने वाला कोई जवाब नहीं है, जवाब टाल बटोल वाला है। और यही कारण है कि आप देखें कोई आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है, लगातार हो रहा है। एक चीज़ मैं रीड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि पहली बार झारखंड गठन के बाद पहली बार एक ऐसा विषय आया है जिसमें आदिवासी और मूलवासी एक साथ खड़े हैं, एक साथ आंदोलन पर हैं। या झारखंड आंदोलन के बाद ऐसी तस्वीर नहीं बनी। लगता है कि आदिवासी और मूलवासियों के बीच में एक गैप बन गया था, दोनों के विचारों में तारतम्य नहीं दिख रहा था। नहीं, मेरी ये जितनी समझ है उसके हिसाब से क्या था ना कि ये बात सही है कि झारखंड राज्य के जो भी मूलवासी और आदिवासी है काफ़ी सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव के साथ रहते आए हैं। और जो राज्यहित के मामले रहे, आप देख लें झारखंड आंदोलन का इतिहास देख ले तो यहाँ के मूलवासी और आदिवासी जितनी बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़े और आज राज्य मिला है तो कहीं न कहीं यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का सम्यक प्रयास है। बिल्कुल सम्यक जॉइंट वेंचर रहा तभी हुआ। और आज चूँकि वही बात कर रहे थे कि अभी कई ऐसे मामले आए, हमारी अस्मिता का सवाल आ गया, हमारी भाषा पर संकट उत्पन्न हो गया, हमारी संस्कृति पर संकट उत्पन्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों को लग रहा था कि अब हम लोगों को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है, अन्यथा हम लोगों की भाषा, संस्कृति, परंपरा, जल, जंगल, जमीन, हमारा पहचान, हमारी अस्मिता निश्चित रूप से खतरे में है। और निश्चित रूप से राज्य के सभी लोग एकजुट होकर इस मामले पर आए हैं, खड़े हुए हैं। और यही कारण है कि सभी लोग इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़े हैं। और निश्चित रूप से हमें तो उम्मीद है कि सरकार को बाध्य होकर 1932 से अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर देना होगा। बड़ी देर नहीं हो जाएगी, नीति बनेगी, फिर इसका नियुक्ति होगी। क्या इतने छोटे वक्त में, अब आधे से कार्यकाल में ये मुमकिन है कि नहीं? नीति बनाने के हम नहीं समझते हैं कि नीति बनाने की इसमें बहुत ही समिति बनाने का कोई मतलब नहीं है। समिति बनाने का कोई, हमने तो एक सुझाव भी दिया सरकार को
कि आप 1982 ईस्वी की उस चिट्ठी को जो झारखंड में 2000 तक लागू थी, बिहार सरकार की चिट्ठी है, उस चिट्ठी के आधार पर आप ये कर रहे हैं तो आपको बहुत साफ होगा, उसमें सीधे सीधे कहता है। तो उसी काम को बाबूलाल मरांडी ने किया था 2001 में, नतीजा आपको नहीं, बाबूलाल मरांडी जी ने इसको नहीं किया था। बाबूलाल मरांडी जी का क्वेश्चन हो गया, वो दो रीजन हुआ। एक रीजन हुआ कि जो 5 लोग मिल के कह देंगे कि खतियानी है, तो इस तरह का जो कुछ मामला आया था उसको लेके हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया था। हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ भी क्या है कि सरकार आगे प्रोसीड नहीं की। अगर हाईकोर्ट का आया था, सिंगल बेंच का ऑर्डर था, तो इसको चाहिए कि डबल बेंच, डिविजनल बेंच में जाना चाहिए। अगर डिविजनल बेंच में सरकार हार जाती तो इसको सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सामाजिक समरसता बिगड़ रही थी झारखंड की, शायद इसलिए भी बैकफुट पर आ नहीं, गई वो थी। ठीक है, सामाजिक समरसता बिगड़ने की बात तो बिल्कुल, चूंकि यहाँ झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के हक, अधिकार, उनकी अस्मिता और पहचान कैसे बलता, इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं इस मामले को जो अथॉरिटी है, अगर सिंगल बेंच का था तो डबल बेंच में जाना चाहिए, डबल बेंच से भी अगर सरकार हार जाती तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, मेरा सर्वोच्च अदालत है वहाँ पर जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सरकार ये काम नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। परिस्थितियाँ झारखंडियों के हाथ से निकलती जा रही है, ऐसा नहीं महसूस हो रहा? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति है, अभी कुछ बहुत सारे जो सरकार के निर्णय तकरीबन सारे राष्ट्रीय दलों के प्रमुख देखिए, दो तीन बात है। मेरा तो बहुत स्पष्ट है, जो भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, सभी लोगों को झारखंड के मुद्दों पर एकमत होना। अगर झारखंड में है, आप झारखंड में राजनीति कर रहे हैं तो किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के कल्याण के लिए, झारखंड के लोगों की सेवा के लिए, झारखंड के विकास के लिए राजनीति होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय पार्टी है, खुल के इस मामले में, झारखंडियों के पहचान के मामले में, अस्मिता के मामले में, हक अधिकार देने के मामले में निश्चित रूप से उसको खुल के आने की ज़रूरत है। और आप पूरे प्रकरण में आप देख लें, चाहे वो भाषाई अतिक्रमण का मामला हो, स्थानीयता का मामला हो, कौन कौन राजनीतिक दल का क्या गतिविधि रहा है, किस राजनीतिक दल के कौन लोग क्या कर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है, न प्रेस से छिपा हुआ है, न यहाँ की जनता से छिपा हुआ है। तो निश्चित रूप से अब वक्त नहीं है, अब सभी लोगों को झारखंड के हित के लिए, झारखंड के लोगों के विकास के लिए, यहाँ के कल्याण के लिए, झारखंड के लोगों के पहचान स्थापित करने के लिए, उनका हक अधिकार के लिए, उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए, राजनीतिक दायरे से बाहर निकल, भाषा, परंपरा, संस्कृति की रक्षा के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए सभी लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठकर एक मंच पर, एक जगह पर आकर एक दूसरे का सहभागी और सहयोगी बनकर आगे चलना होगा। चलिए, फिर से वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो कुछ नए राजनीतिक समीकरण की बात करेंगे जो झारखंड में जिसकी तस्वीर गढ़ी जा चुकी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं लंबोदर महतो, जो आजसू पार्टी के विधायक हैं। पहली बार विधानसभा जीत कर आए हैं, लेकिन जितने सलीके से और जितने तरीके से ये सदन में अपनी बात रखते हैं, ये लगता है कि एक अच्छा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव इनके पास है। हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र में ये लंबे वक्त से सक्रिय रहे हैं। इस वक्त झारखंड में झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया गया है, कुछ दिनों पहले की बात है। सुदेश महतो इसके मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या लगता है कि सदन में एक अकेले पार्टी के विधायक का आना या निर्दलीय का होना झारखंड विधानसभा में अपनी उपस्थिति या अपनी मुद्दे को उठा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था? देखिए, अब पूरे अगर हम लोग देखें इस बजट सत्र का, इससे पहले के सत्रों का, तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता का आवाज़, सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये दोनों के टकराव में बिल्कुल गायब हो जा रही थी, गुम हो जा रही थी। और चूँकि हम लोगों के साथ क्या है कि दो निर्दलीय विधायक थे, एक एनसीपी के कमलेश जी थे, हम लोगों के भी 2 ही विधायक थे, तो उस हिसाब से हम लोगों को जो समय मिलता था, एक मिनट 2 मिनट से ज़्यादा समय हम लोग को मिल नहीं पाता था। और 2 मिनट 1 मिनट में हम लोग अपनी बात रख नहीं पाते थे, जनता की बात नहीं रख पाते थे। चाहे क्षेत्र के
क्षेत्रीय मामले हो या राज्य हित के मामले हो, यहाँ के झारखंड के विकास के मामले हो, वो समय के अभाव में कहीं न कहीं हम लोग ये बात नहीं रख ले। तो हम लोगों ने एक करीब 2-3 महीने पहले सुदेश जी के यहाँ एक मीटिंग की और हम लोगों ने तय किया कि अब हम लोग सभी लोग मिलकर एक साथ मिलेंगे तो समय ज़्यादा मिलेगा और हम लोग बेहतर तरीके से राज्य हित के मामले को, जनहित के मामले को और झारखंड के विकास के मामलों को हम लोग बेहतर तरीके रख सकेंगे। और यही उद्देश्य था झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा बनाने का। मूल उद्देश्य यही था कि जनहित के मामले, राज्य हित के मामले और झारखंड के विकास के मामलों को हम लोग ये मोर्चा सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। और बाहर ले जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल हम लोगों का ये है कि एक हम लोग कॉमन आपस में बैठ के एक कॉमन एजेंडा बनाएंगे। कॉमन एजेंडा रहेगा राज्य की जनता के विकास के लिए, जनहित के लिए, राज्य हित के लिए और झारखंड के विकास के लिए एक कॉमन एजेंडा बनाकर उस एजेंडे को लेकर हम लोग सदन के अंदर तो मुखर रहेंगे ही, सदन के बाहर भी हम लोग मुखर रहेंगे। मतलब जॉइंट कार्यक्रम होगा? हाँ बिल्कुल, इन सारे मामलों को लेकर हम लोग मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं सभी एक मत होकर हम लोग सदन के बाहर भी कॉमन एजेंडा के अनुसार हम लोग काम करें। क्या लगता है कि अब की दौर में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण तैयार हुए हैं, एक वोट बैंक तैयार हो रहा है, चाहे वो किसी पार्टी के पक्ष में हो या किसी पार्टी के विरोध में हो, तीसरे मोर्चे की विकल्प कम होती जा रही है, घटती जा रही है? देखिए, अभी जो राज्य की वर्तमान स्थिति है और जो झारखंड के मूल वासियों और आदिवासियों से संबंधित है, उनके हितों से संबंधित है, उनके पहचान के मामले में हो, उनके हक अधिकार के मामले में, उनकी अस्मिता के मामले में हो, आप देखें तो न सत्ता पक्ष न विपक्ष बहुत ज़्यादा गंभीर इन मामलों को लेकर नहीं है। और मैं तो खुले मंच पर सबसे आग्रह करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के दल रहे, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए सभी लोग, किसी पार्टी, किसी संगठन, कहीं से जुड़े हुए, हम तो सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि इन मामलों को लेकर सभी लोगों को एकदम एक साथ सहमत होकर आगे बढ़ना होगा। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा करेंगे तो हम लोगों को जल्दी से सफलता मिलेगी, ये पूरा हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं। तो आज जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में मतलब जो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा है 24 तक बनी रहेगी या 24 के बाद भी बनी रहेगी? जो लोकतांत्रिक मोर्चा है निश्चित रूप से यहाँ की जनता को के आवाज़ को, झारखंड के विकास के मामलों को लेकर काफ़ी मुखर रहेगी, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। मतलब चुनावी नज़रिए से भी इसके गठन का स्वरूप चुनावी नज़रिए से भी देखिए, इस पर अभी इस पर कुछ भी बात करना जो है ना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों की अभी तो हम लोगों की दूसरी बैठक ही हुई। पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक ने हम लोग मोर्चा बनाया, फिर अभी इसको लेकर हम लोगों ने स्पीकर साहब से मिल के हमने कहा कि भाई आप झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा को आप मान्यता दीजिए, हम लोगों को समय उसी के हिसाब से आवंटित करिए और बैठने के लिए जगह भी आप उसी के हिसाब से आवंटित करिए। तो अभी अब उसके हिसाब से माननीय अध्यक्ष महोदय का आश्वासन आया कि हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग एकमत होकर सदन के अंदर भी करेंगे और कॉमन एजेंडा बनाकर सदन के बाहर भी करेंगे। बीजेपी से बाहर जाने की ये तैयारी है क्या? देखिए, अभी हम लोगों को किसी से परहेज नहीं है, न बीजेपी से परहेज है न और किसी से परहेज है। हम लोग सीधे इन मुद्दों को लेकर, जो राज्य हित के मामले, जो जनहित के मामले और झारखंड के विकास के मामले, तो सारे संगठन, सारे राजनीतिक दल और सारे राजनीतिक दल के लोगों से हम लोग कहते हैं कि इस मामले में सभी लोग काम है, एक साथ आवे। मैं एक वक्त था आजसू पार्टी के नेताओं का ही ये बयान होता था कि बीजेपी के ये स्वाभाविक साथी हैं, मित्र हैं, और लोकसभा में आपको समर्थन भी मिला। गिरिडीह में बीजेपी ने समर्थन किया, एक सीट दिया। ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव तक ये बिखर गई। अगर विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ते भाजपा और आजसू तो शायद आज समीकरण विधानसभा के अंदर कुछ और होता, लगता है। क्योंकि ये सारे मामले इस बार बहुत जल्दीबाजी, इस पर बैठ के मोर्चा भी तय करेगी, पार्टी भी तय करेगी, राज्य हित में, पार्टी के हित में, मोर्चा के हित में, इन सारे विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। जो सर्वसम्मति बनेगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। इस वक्त अगर कहें कि बीजेपी
के शासन का वो दौर और हेमंत सोरेन सरकार के शासन का ये दौर, इन दोनों के बीच क्या कंपेयर पाते हैं, क्या समानता पाते हैं, क्या असमानता पाते हैं? देखिए, अब मैं तो रघुवर जी की सरकार में भी चूँकि हम चंद्र प्रकाश जी के साथ थे तो बहुत सारी चीज़ों का अवलोकन करने का और देखने का हमको मौका मिला। और वर्तमान सरकार में भी चूँकि हम विधायक हैं तो वो बहुत और नज़दीकी से हम जाके देखने का ही करते। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस था, आप जो रघुवर जी की सरकार थी, रघुवर जी का, मुख्यमंत्री जी का और सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण बहुत ज़बरदस्त था। और प्रशासनिक नियंत्रण रहने का कारण क्या था कि विधि व्यवस्था की स्थिति अच्छी थी, निश्चित रूप से क्राइम कम हो गए थे, नक्सल गतिविधियां कम हो गई थी। तो प्रशासनिक नियंत्रण सरकार का रहने से काफ़ी चीज़ों पर नियंत्रण था और यही कारण था कि विकास की गति भी, विकास की योजनाओं भी काफ़ी ज़मीन पर उतरी, कई काम हुए। वर्तमान सरकार में जो हमें समझ में आ रहा है कि प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, सारे पदाधिकारी लगभग निरंकुश हो चुके हैं। और निरंकुश होने का असर क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ा गई है, आए दिन आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। ये तो असमानता की बात है, समानता क्या है? समानता जो मूल रूप से आप देख रहे हैं कि रघुवर जिस रास्ते पर रघुवर जी चले थे, हेमंत जी भी उसी रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। रघुवर जी ने अंतिम तक 12वां पद खाली रखा मंत्रिमंडल में। हेमंत जी भी वही कर रहे हैं कि 12वां पद जो है मंत्रिमंडल में वो मंत्री का वो उसी पैटर्न पर खाली रखे हुए। तो ये जो है कुछ नकल करने का काम कर रहे हैं हेमंत जी भी कि हम भी रघुवर जी के पैटर्न पर चलने का काम करें। और निश्चित रूप से अगर रघुवर जी के पैटर्न पर नहीं चलने का काम करते तो रघुवर जी की 1950 के आधार वाली जो स्थानीय नीति है उसको अब तक क्यों उठाते? निश्चित रूप से अपना पहली कैबिनेट में इसको रद्द कर देते और अपना जो मॉडल था 1932 वाला, 1932 के खतियान, उसके आधार पर लागू करते। तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कई चीज़ें चरमरा गई है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि रघुवर जी के समय में जो भ्रष्टाचार नियंत्रण करने में जितनी एजेंसियां थी, चाहे वो निगरानी हो, लोकायुक्त हो, वो सारे सक्रिय थे। और अभी आप अगर देखें तो लोकायुक्त का क्या स्थिति है पता है? लोकायुक्त है ही नहीं, लोकायुक्त है ही नहीं है। सूचना आयोग में न मुख्य सूचना आयुक्त है न सूचना आयुक्त है, तो महिला आयोग में वही स्थिति है। तो जितने भी संवैधानिक आयोग और जितने भी बोर्ड निगम है तो सब जगह रिक्त पड़े हुए हैं। झारखंड आंदोलनकारी की बात करते हैं, झारखंड आंदोलनकारियों की बात करते हैं, उसमें झारखंड आंदोलनकारी आयोग में कई ये तक में जो खाली रहेगा। अभी बनाया भी है तो इन लोगों को कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। और अभी आयोग में है कि 58,000 से ज़्यादा झारखंड आंदोलनकारियों का आवेदन पहचान के लिए, सम्मान के लिए ये लंबित है, धूल पाकर है। पिछले आंदोलन में आप लोगों पर FIR भी हो गया जब आप लोग स्थानीय नीति को लेकर। बिल्कुल। तो इस तरह से कहीं न कहीं सरकार कुछ ज़्यादा ही निष्क्रिय है, कुछ ज़्यादा ही निष्क्रिय है। चलिए हम इसे कहते हैं कि ज़्यादा ही सक्रिय है, ये भी माना जा सकता है। चलिए, वक्त हो चला है, बड़ी लंबी बातचीत होनी थी, लेकिन फिर कभी वक्त मिलेगा तो फिर आपसे हम और भी झारखंड के मुद्दों पर, झारखंड के सरकारी मुद्दों पर, सरकार के मुद्दों पर फिर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ लंबोदर महतो जी थे, बड़े अच्छे ख्याल और अच्छे विचार हमारे साथ उन्होंने साझा किए और न सिर्फ अपने दल के बल्कि नीतियों पर भी इनकी नज़रें स्पष्ट है। आज के लिए बस दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे।